नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोदाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में बेसिकली कुछ यूनिवर्सिटियां इसको सेकेंड ईयर में भी पढ़ा रही है, जिस भी अलग अलग यूनिवर्सिटियों में चूंकि अलग अलग ईयर में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और चूंकि हम जो है बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत इसको कवर करते हुए इस सब्जेक्ट को लेकर के आए हैं, जैविक खेती को, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला जो सब्जेक्ट है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसरों पर हम आज डिस्कस करने वाले, क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि कुछ बच्चों के एग्जाम, किसी के कल होने वाले हैं, किसी के अभी एक हफ्ते के अंदर एग्जाम होने वाले हैं, तो उनके लिए मैं पहले मॉडल पेपर लेकर के आया हूं और कुछ समय बाद, मुश्किल से 10 या 15 दिन के बाद में ये सीरीज हम डिटेल में पढ़ाना चालू कर देंगे। क्लियर है? तो शुरू करते हैं अपना सेशन। और नए छात्र हैं, मैं बता दूं आप लोगों को कि 2024 के एग्जाम के लिए ये वाला सेशन कि ये जो प्रश्न दे रहा हूं मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। इसी के साथ में यदि आपकी डिमांड रहेगी और आपके एग्जाम में यदि समय होगा, तो मैं इसकी आंसर शीट भी प्रिपेयर करवा दूंगा, जो कि आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक वोकेशनल कोर्स के रूप में मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को कवर करती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको ये कंटेंट प्राप्त होंगे, ठीक है। तो जो डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसकी नोट्स जो आप डाउनलोड करोगे, तो नोट्स जो है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। दोनों ही मीडियम में इसकी नोट्स अवेलेबल होगी। आइए शुरू करते हैं और लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नए छात्र हैं तो वो प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। ये पूरी लंबी लिस्ट है आपके सभी सब्जेक्टों की, सभी पूरे डिटेल क्लास चैप्टर बाय चैप्टर मिल जाएगी और नोट्स भी उसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आइए लेते हैं 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 15 महत्वपूर्ण प्रश्न, जैविक खेती के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2024 के एग्जाम के लिए बिल्कुल ब्रह्मास्त्र साबित होने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैविक खेती की अवधारणा को समझाइए। जैविक खेती की अवधारणा। अब यहां पर आप अगर प्रॉपर तरीके से मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो मैं क्या बोलना चाहता हूं अब तक आप समझ चुके हैं कि क्वेश्चन की भाषा पर आपको फोकस नहीं करना है। क्वेश्चन की भाषा एग्जाम में आने वाले प्रश्नों की भाषा से मिलती नहीं है, परिवर्तित हो जाती है। लेकिन जो टर्म होती है, उस टर्म पर आप यदि फोकस करेंगे, तो आपको कितना भी घुमा करके एग्जामिनर आपको एग्जाम में प्रश्न दे देगा, आप फिर भी आप बिल्कुल उचित तरीके से कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट है अवधारणा, जैविक खेती की अवधारणा। फिर वो चाहे आपकी पुस्तक में कहीं भी मिले, ना मिल रहा हो तो गूगल भी कर लोगे तो इजीली आपको ये मिल जाएगा कि जैविक खेती की अवधारणा क्या है। अथवा में प्रश्न है, जैविक खेती का परिचय। तो परिचय और अवधारणा में कोई डिफरेंस नहीं होता है, सेम होती है। साथ में कहा गया है इसकी परिभाषाएं, ठीक है ना। तो क्या पढ़ना है आपको? जैविक खेती का अर्थ, अवधारणा या परिचय, साथ में इसकी कुछ एक या दो विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं को पढ़ लीजिएगा, डेफिनेशन को पढ़ लीजिएगा। अथवा में है कि भारत में जैविक खेती पर एक निबंध लिखिए, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि भारत में जैविक खेती की क्या स्थिति है, उस पर संक्षेप में समझाइए। क्लियर है? तो ये एक प्रश्न आपका हो चुका है। इसके आंसर आपको कैसे मिलेंगे, कहां मिलेंगे, ये सेशन के लास्ट में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा और समझाऊंगा कि आप इनके आंसर कैसे जो है ले पाओगे, कहां से आप रिवीजन लगाओगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सेशन के एंड तक बने रहे, छोटा सेशन होने वाला है, ज्यादा लेंदी नहीं होगा। अगला प्रश्न है, मृदा उर्वरता। क्या है मृदा उर्वरता? ये मेन कॉन्सेप्ट है आपका। मृदा उर्वरता से आप क्या समझते हैं? मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो दो कॉन्सेप्ट आपके यहां पर मिल चुके हैं। मृदा उर्वरता क्या होती है, साथ में इसे कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। मृदा उर्वरता को सकारात्मक भी और नकारात्मक दोनों प्रकार से प्रभावित करने वाले कारक आप यहां पर बता सकते हैं। अथवा में पूछा गया है, मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता, दोनों में अंतर बताना है आपको, डिफरेंस बताना है, ठीक है, कि मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता में क्या अंतर होता है, दोनों के बीच में अंतर बताना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, फसल चक्रीकरण। क्या है? फसल चक्रीकरण पर एक टिप्पणी करना है, लेख लिखना है। फसल चक्रीकरण। अथवा में है, फसल चक्र से आप क्या समझते हैं, फसल चक्र के सिद्धांत बताइए। अब समझिएगा, यहां पर पहला प्रश्न में सिर्फ आपसे इसकी अवधारणा पूछी गई थी, फसल चक्रीकरण क्या होता है, ठीक है। इसके बाद में अथवा वाले प्रश्न में पूछा गया कि फसल चक्रीकरण से आप क्या समझते हैं, और साथ में इसके सिद्धांत पूछे गए हैं। फसल चक्रीकरण के सिद्धांत क्या है। अथवा में है, फसल चक्र को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट है, जो मेन टर्म है, सिर्फ उसी पे आप लोगों को फोकस करना है, उसी से आपका काम बनेगा। तो इस प्रश्न में आपको 3 टर्म देखने को मिली, फसल चक्रीकरण, फसल चक्रीकरण के सिद्धांत और फसल चक्रीकरण को प्रभावित करने वाले कारक।
क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। मल्चिंग क्या है दोस्तों? मल्चिंग क्या है और मल्चिंग के प्रकार क्या क्या है? मल्चिंग की डेफिनेशन आपको अर्थ बताना है, इस अर्थ बताने के साथ में इसका प्रकार बताना है। तो आपकी एक टर्म ये हो चुकी है, दूसरी टर्म प्रकार है, और मल्चिंग पर एक लेख लिखिए। तो जब लेख लिखने की बात आती है तो इसमें आपको पूरी कहानी संक्षेप में समझानी होती है, ठीक है ना? तो मल्चिंग का अर्थ भी लेख में आ जाएगा, उसकी परिभाषा आ जाएगी, उसके प्रकार आ जाएंगे, उसके लाभ हानि जो भी पक्ष हो सकते हैं वो सारे पक्ष इसमें आ जाएंगे। तो शॉर्ट में आपको मल्चिंग कंप्लीट एक जो टॉपिक है आपका कंप्लीट उसको पढ़ करके जाना है एग्जाम के लिए। आइए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 5 लेते हैं। जल निकास। जल निकास इजी कॉन्सेप्ट है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग जल निकास के बारे में। तो इसका जल निकास क्या होता है, जल निकास का महत्व और जल निकास की आवश्यकता, ये तीन कॉन्सेप्ट आपके मुख्य है, तीन कॉन्सेप्ट मेन है। अथवा में है जल निकास की प्रणालियों या विधियों का सचित्र वर्णन करें। तो जल निकास की प्रणाली या जल निकास की या जल निकालने की निकास की जो विधियां होती है वो विधियों के बारे में आपको बताना है। अथवा में फिर पूछा गया है कि सिंचाई और जल निकास में क्या अंतर है, डिफरेंस बताना है, सिंचाई करने में और जल निकास में डिफरेंस क्या है। फिर अथवा में है जल निकास पर प्रभाव डालने वाले कारक, जल निकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों यहां पर थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए दरअसल होगा क्या इसमें कि कुछ दोस्तों के पास में पब्लिकेशन की सीरीज होगी जहां पर कंटिन्यूअसली एक एक क्वेश्चन, एक एक टर्म का एक क्वेश्चन दिया गया होगा, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, एक टर्म का एक क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब उन दोस्तों को इसके आंसर कैसा निकालना पड़ेगा, ये पहले आप इसकी क्वेश्चन वाली इस पीडीएफ को सामने रखिए और इसमें देख करके कितनी टर्म, कितने कॉन्सेप्ट आपसे पूछे गए हैं। जैसे मैंने 5 नंबर प्रश्न में कुछ कॉन्सेप्ट लिए, जैसे जल निकास क्या है, एक कॉन्सेप्ट महत्व आवश्यकता, 3 कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। इसकी प्रणाली विधियां 4 कॉन्सेप्ट हो गए, सिंचाई और जल निकास में अंतर 5, और प्रभावित करने वाले कारक 6 कॉन्सेप्ट हो गए। अब हो सकता है कि आपकी सीरीज में आपको 4 या 5 क्वेश्चनों में ये सारे कॉन्सेप्ट मिले, तो आपको इसका मतलब ये होगा कि वो 4-5 क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ के जाना है, ये भी याद रखिएगा। तो कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। आपके पास बुक हो या कोई सीरीज हो जिसमें भी आप पढ़ रहे हो, उसमें इस प्रश्न को सामने रख करके इसके कॉन्सेप्ट को मार्क करना और उतना ही आपको पढ़ करके जाना है। कोई कॉन्सेप्ट यदि आपकी पुस्तक में ना मिले तो आप उसे हैंड टू हैंड अपने इसी मोबाइल से गूगल कर लीजिए, गूगल पे वो कॉन्सेप्ट आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जितना गूगल पे मिले या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर हाथों से नोट डाउन करके और रख लीजिए उसको। बात समझ आई ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 6 है सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं और इनकी विशेषताएं तथा महत्व बताइए। तो सूक्ष्म पोषक तत्व के अवधारणा को बताते हुए इसकी विशेषता और महत्व पर डिस्कस करना है। अथवा में है मृदा में पोषक तत्वों की कमी के कारण लिखिए। मृदा में पोषक तत्वों की कमी क्यों होती है उसके कारण आपको बताना है। वहीं मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्ति किन साधनों से होती है, उन साधनों के बारे में बताना है। तो प्रश्न पर ध्यान देना दोस्तों, उलझ जाओगे नहीं तो। क्या पूछा जा रहा है कि मृदा में पोषक तत्वों की कमी होती है, उन कारणों को बताना है। उसके बाद मृदा के पोषक तत्व वापस प्राप्त करने के लिए कौन से साधन अवेलेबल है, उन साधनों के बारे में बताना है। 2 कॉन्सेप्ट आपसे यहां पूछे गए हैं। अथवा में है मृदा की उर्वरता के लिए प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं। तो ये प्रश्न बिल्कुल हूबहू यही वाला है, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है कि मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्ति किन साधनों से होगी। तो जिन साधनों की यहां पर आपको चर्चा करना है ना, वही साधन यहां पर है, यही साधन है कि मृदा की उर्वरता वापस लौटाने के लिए जिन साधनों का, जिन पदार्थों का प्रयोग करना है, वही पदार्थ ये साधन होंगे। तो ये दोनों प्रश्न एक ही है, बस ओनली इनकी लैंग्वेज जो है, भाषा जो है, इस दोनों प्रश्नों की अलग अलग है। क्लियर। अगला प्रश्न है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट के भौतिक तथा रासायनिक गुण लिखिए। पहले वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, उसके भौतिक गुण कौन से होंगे, रासायनिक गुण कौन से होंगे, ये 3 कॉन्सेप्ट के माध्यम से, इन 3 पॉइंटों के माध्यम से आपके प्रश्न पूरा होगा। अथवा में है कंपोस्ट खाद। कंपोस्ट खाद के निर्माण के लिए प्रमुख रूप से किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। कंपोस्ट खाद बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्रियों का प्रयोग होता है, ये आपको बताना है।
ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 है गोबर खाद। गोबर खाद जीवाश्म युक्त खाद, जीवाश्म युक्त खाद, क्योंकि जो फर्टिलाइजर वाला जो खाद मिलता है आपको, है ना, तो उस खाद में जीवाश्म नहीं होते, लेकिन जो गोबर खाद होता है ये चूंकि एक प्राकृतिक खाद है, तो इस प्राकृतिक खाद में जीवाश्म की मात्रा अत्यधिक होती है, इसलिए इसको जीवाश्म युक्त खाद कहा जाता है। तो पूछा जा रहा है कि जीवाश्म युक्त खाद से मृदा को होने वाले लाभ या महत्व बताइए, अथवा है गोबर की खाद तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। फिर अथवा में पूछा गया है गोबर की खाद के उपयोग की मात्रा खेत में किन बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो हो सकता है अलग अलग प्रश्नों में ये कॉन्सेप्ट आपको मिले, लेकिन उसको सबको एक साथ ही आपको पढ़ना है, क्योंकि चूंकि ये एक ही टॉपिक के मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। हरी खाद, गोबर खाद आपने देख लिया, हरी खाद के बारे में आप विस्तार से पढ़ के जाएंगे। हरी खाद के लाभ बताना है, उसकी सीमाएं बतानी है, किस सीमाओं तक इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। हरी खाद के लिए अथवा में है, हरी खाद के लिए फसल का चुनाव करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो हरी खाद के लिए फसल का चुनाव करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखना जरूरी है, ये आपको क्लियर करना है। ठीक है, तो 9 प्रश्न हो चुके हैं। 10वां प्रश्न लेते हैं। अगला 10वां प्रश्न है आपका प्रसारण। क्या है? प्रसारण, प्रवर्धन। प्रसारण किसे कहते हैं, इसके प्रकार आपको बताना है। प्रसारण की अवधारणा को बताते हुए इसके प्रकार बताना है। अथवा में पूछेगा ये आपसे बीज प्रसारण और वानस्पतिक प्रसारण में कोई 3 अंतर बताइए। तो दोनों बीज प्रसारण और वानस्पतिक प्रसारण जो है, दोनों में कौन कौन से अंतर है, ऐसे कुछ अंतरों को आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है, 3 या 5 अंतर आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है ग्राफ्टिंग या पेबंद। ग्राफ्टिंग या पेबंद, दोनों कॉन्सेप्ट को पढ़ के जाइएगा। न्यू कॉन्सेप्ट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, पढ़ोगे तो ये नए कॉन्सेप्ट नहीं है, ये परंपरागत नियमों के द्वारा मिले। आपको खुद समझ आ जाएगा जब इनको पढ़ोगे ना विस्तार से, तो खुद समझ आएगा कि यार ये तो कहीं ना कहीं जो है ये व्यवस्था ऐसी है जो हमसे परिचित है पूरी तरह से। ठीक है ना। तो ग्राफ्टिंग और पेबंद व्यवस्था क्या होती है, इसको लगाना क्या होता है। अथवा में है इनाचिंग या ग्राफ्टिंग में कोई अंतर बताइए। ठीक है, इनाचिंग या ग्राफ्टिंग में अंतर। अथवा में है अटैच और डिटेच, ग्राफ्टिंग क्या होती है, दोनों में अंतर बताना है। तो यहां पर इनाचिंग, ग्राफ्टिंग, अटैच, डिटेच, ये सभी ग्राफ्टिंग के जो कॉन्सेप्ट हैं इनको पढ़ करके आप लोग जाओगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12, मात्र 3 प्रश्न और बचे हैं। प्रश्न नंबर 12 लेते हैं। बायोडायनेमिक कृषि क्या होती है, बायोडायनेमिक कृषि क्या होती है। अथवा में बायोडायनेमिक खेती क्या है बताइए। तो सेम प्रश्न है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, राइट एन एसे ऑन द बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर। ठीक है, बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 13 है टिप्पणी करने के लिए कह सकता है ऋषि कृषि क्या है और होमा खेती क्या है। ऋषि कृषि और होमा खेती, 2 कॉन्सेप्ट पर आपको टिप्पणी करना है। तो कहने का मतलब है कि दोनों कॉन्सेप्ट को आप अलग अलग पढ़ करके जाओगे। दीर्घ प्रकृति में अगर ये पूछेगा तो इस प्रकार से ही पूछेगा, लघु प्रकृति में पूछेगा तो ये एक एक कॉन्सेप्ट को अलग अलग प्रश्न में रख देगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 है प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती क्या है, इसकी आवश्यकता और महत्व को बताइए। ठीक है ना, प्राकृतिक खेती क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसका महत्व क्या है, यह समझाना है। अथवा में पूछेगा एक निबंध लिखने को कह सकता है कि प्राकृतिक खेती पर एक निबंध लिखिए, या फिर आपसे जो है इसके सिद्धांत भी पूछे जा सकते हैं कि प्राकृतिक खेती के सिद्धांत क्या क्या है बताइए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नेटू खेती पर एक निबंध लिखिए। अथवा है नेटुको खेती के प्रमुख चरण, मतलब कि एक पूरी जो प्रोसेस होती है, ये नेटुको खेती करने की एक प्रोसेस होगी, एक प्रक्रिया होगी, तो उस प्रक्रिया के सभी चरणों के स्टेप के बारे में आपको बताना है। अगला है कि इसके प्रमुख सिद्धांत के बारे में पूछ सकता है। तो यहां पर आपसे 3 कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं। नेटुको खेती क्या होती है, अवधारणा बतानी है, इसके प्रमुख चरण कौन कौन से हैं और इसके सिद्धांत क्या क्या है। 3 कॉन्सेप्ट आपको इस प्रश्न के अंतर्गत पढ़ के जाना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके जो 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो मैं आपको ये दे चुका हूं इन 15 प्रश्नों के माध्यम से, मेन टर्म के माध्यम से। अब कुछ 10 प्रश्न हैं आप लोगों के लिए। 10 प्रश्न मतलब कि सिंगल टर्म दे रहा हूं, जो कि लघुत्तरी प्रकृति के रूप में आप लोगों से पूछी जाती है, लघुत्तरी प्रकृति के प्रश्नों के रूप में। 10 टर्म इंपॉर्टेंट टर्म है, इनको भी एक एक बार आप पढ़ करके जाएंगे, चाहे आपके एग्जाम कल ही क्यों ना हो। ठीक है, तो जो 15 प्रश्न इससे पहले दिए हैं उनको तो आप कंप्लीट पढ़ेंगे ही,
वो तो कंपलसरी है। उसके बाद में समय निकाल करके ये 10 टर्म भी आपको पढ़ करके जानी है। इनमें पहली टर्म है जैविक खेती। जैविक खेती जो है गरीबी उन्मूलन में किस प्रकार सहायक है। दूसरी टर्म है मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, समझाइए पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। तीसरी टर्म है पौधों पर नाइट्रोजन का क्या प्रभाव होता है। अगला है मैग्नीशियम के कार्य कौन कौन से हैं। मैग्नीशियम के कार्य कौन कौन से हैं। लोहा या आयरन के कार्य कौन कौन से हैं। जस्ता या जिंक के कार्य कौन कौन से हैं। इसके अलावा एकीकृत पौधारोपण पौधा पोषण पद्धति, माफ कीजिएगा पौधा पोषण पद्धति, एकीकृत पौधा पोषण पद्धति को समझाइए, या वर्मी कंपोस्ट का महत्व बताइए, अथवा में केंचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद के लाभ बताइए। दोहरा पेबंद किसे कहते हैं, इसके कुछ लाभ बताइए, या पंचगव्य के लाभ, पंचगव्य क्या होता है इसके लाभ बताइए। तो ये 10 टर्म ऐसी है जो आपके उन 15 प्रश्न जो दीर्घ प्रकृति के आपने प्रश्न देखे हैं उनको बेहतर रूप से सपोर्ट करेगी। तो यदि दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, यदि आप ईमानदारी से चाहते हैं कि इस सब्जेक्ट में आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटे, तो मेरे प्यारे दोस्तों जो 15 प्रश्न मैंने पहले दिए हैं उसका एक भी कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए। प्रश्न छूटना तो बहुत दूर की बात है, उस प्रश्न का एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटना चाहिए। वो प्रश्न के कॉन्सेप्ट के साथ में ये कॉन्सेप्ट भी नहीं छूटना चाहिए। इतना सब कुछ यदि आप पढ़ करके जा रहे हो एग्जाम में, तो यकीन मानिए जब जाओगे ना तभी आप इतने कॉन्फिडेंट अपने आप को फील करोगे। आपको लगेगा कि यार मैं पूरा सब्जेक्ट पढ़ करके आया हूं। 100% कॉन्फिडेंट रहोगे और हकीकत में सारे क्वेश्चन आप करके आओगे। अच्छा मिलेगा कैसा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं इनके आंसर कैसे मिलेंगे। तो दोस्तों आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान से सुन लीजिएगा, इसके आंसर मिल जाएंगे। क्योंकि यार देखिए, यदि आप बोलते हैं मुझसे कि सर आंसर शीट प्रोवाइड कर दीजिए, तो आंसर शीट प्रोवाइड करने में मुझे कम से कम 2 दिन लग जाएंगे, ठीक है ना, 2 दिन कम से कम लग जाएंगे। और इस 2 दिन में तो क्या है कि जिनका कल एग्जाम होने वाला है बच्चों का, उनके एग्जाम तो खत्म हो चुके होंगे, तो उनके लिए कोई लाभदायक होगी नहीं वो आंसर शीट। तो सुनिए, आंसर शीट में प्रोवाइड करूंगा लेकिन कुछ समय का गैप रहेगा बीच में, लेकिन जिनको अभी एग्जाम है वो ध्यान से सुने, सिर्फ 2 मिनट और ले रहा हूं आप लोगों के। उनको करना क्या है कि आपके पास में चाहे किसी पब्लिकेशन की सीरीज हो, चाहे आपके पास बुक हो, दोनों में ही आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से उठाइए और जिस जिस टर्म पर मैंने मार्क किया है ना उसको ध्यान से देखिए और उस टर्म को ढूंढिए अपनी किताब में या अपनी पब्लिकेशन में। अगर वहां पर भी नहीं मिल रहे हो तो आप गूगल पे ढूंढ के और हाथों से नोट डाउन कर लीजिए। जितनी जितनी मैंने टर्म बताई है वो सारे टर्मों को तैयार कर लीजिए। बस उनको आपको 3 से 4 बार पढ़ना है, रटना कुछ भी नहीं है, 3-4 बार पढ़ करके और फिर एग्जाम देने जाइएगा, ठीक है। इससे आपकी पूरी तैयारी हो चुकी होगी, या तो किताब या गूगल। और हाँ एक बात और, यदि आप एमपी से, अगर आप यदि एमपी से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, तो संभवतः आपके पास में यशराज पब्लिकेशन की सीरीज होगी। यदि आपके पास यशराज पब्लिकेशन की सीरीज है तो उसमें अलग अलग क्वेश्चनों के रूप में टर्म दी गई है, लेकिन आपको आसानी से मिल जाएगी। सभी प्रश्नों के आंसर आपको आसानी से, बहुत आसानी से इसमें से मिल जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो यशराज पब्लिकेशन की सीरीज से ही लिए हैं, ठीक है ना। काफी एनालाइज करने के बाद में, सारे प्रश्नों का मंथन करने के बाद में, प्रश्न आप मैंने वहां से भी कुछ उठाए हैं, तो कॉन्सेप्ट आपको वहां पर मिल जाएंगे। इसीलिए क्लियर। मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।